मेडिटेशन और तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो ये दोनों शब्द कहीं ना कहीं अलग दिखते हैं, सुनने में भी अलग आते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं इन दोनों की एक साथ तो ये किस तरीके से, इनका कनेक्शन किस तरीके से माना जाता है? मेडिटेशन या ध्यान तंत्र का पूरक है। यदि आप तंत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी क्रियाकलाप करते हैं, मान लीजिए कि आप कोई मंत्र साधना कर रहे हैं, यदि आप किसी भी प्रकार की साधना कर रहे हैं, क्योंकि एकाग्रता ही आपकी ऊर्जा को रूपांतरित कर पाने में आपको सहायता करती है। तो अगर बिना अवेयरनेस के या बिना मेडिटेशन के कोई इंसान तंत्र करता है तो वो क्या सिर्फ एक रिचुअल माना जाता है? ध्यान के बिना साधना मार्ग एकदम अधूरा है। हमारी मानसिकता उस प्रकार की बन जाती है जो नए साधक होते हैं, इसलिए वो ध्यान से पीछा छुड़ाते हैं। ध्यान से यदि आप सिद्धि प्राप्त करते हैं तो ये जब भी हम मेडिटेशन का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में एक काम और एक पॉजिटिव एनर्जी की जैसी इमेज बनती है, लेकिन जब हम तंत्र का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में एक फियर, एक मिस्ट्री और एक डार्कनेस जैसी इमेज क्रिएट होती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि मेडिटेशन और तंत्र दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या फिर दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं? आज की इस पॉडकास्ट में हम इसी कनेक्शन को समझेंगे कि किस तरीके से मेडिटेशन और तंत्र एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं गुरुदेव पवन विश्वकर्मा जी। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और सर से जानते हैं कि मेडिटेशन और तंत्र में क्या कनेक्शन है, किस तरीके से ये एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? हरिओम, आभार। सर, जैसे कि आज हम मेडिटेशन और तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो ये दोनों शब्द कहीं ना कहीं अलग दिखते हैं, सुनने में भी अलग आते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं इन दोनों की एक साथ तो ये किस तरीके से, इनका कनेक्शन किस तरीके से माना जाता है? देखिए, मेडिटेशन या ध्यान तंत्र का पूरक है। अच्छा। तंत्र उसके बिना अधूरा है। यदि आप तंत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी क्रियाकलाप करते हैं, मान लीजिए कि आप कोई मंत्र साधना कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बात होती है, वो होता है आपका ध्यान लगना या फिर आपका एकाग्र हो जाना। आपका एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी भी प्रकार की साधना कर रहे हैं या तंत्र का कोई भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, यदि आप एकाग्र नहीं हैं, आपके सफलता के आसार शून्य हो जाते हैं। अच्छा। एकाग्रता पाने का सबसे सरल, सटीक और कम समय में किसी स्तर पर पहुंचने के लिए ध्यान सबसे बेहतर विकल्प होता है हमारे पास। अच्छा। एकाग्र होने के तंत्र विद्या में और भी अनेक प्रकार के विधान हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे मार्ग हमें देखने को मिलते हैं, उपाय हमें देखने को मिलते हैं, विकल्प ऐसे हमें देखने को मिलते हैं। सबसे सटीक ध्यान मार्ग होता है। अच्छा। यदि आपको एकाग्रता पानी है, क्योंकि एकाग्रता ही आपकी ऊर्जा को रूपांतरित कर पाने में आपको सहायता करती है। अच्छा। और एकाग्रता में यदि थोड़ी भी भिन्नता अगर हम देखें किसी साधक में, उसकी आध्यात्मिक गति बहुत ही ज़्यादा धीमी हो जाती है। अच्छा। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान करता है, आपकी एकाग्रता करती है। एकाग्रता पाने के लिए आपको ध्यान मार्ग को अपनाना चाहिए। तो ये ध्यान जो है, मेडिटेशन जिसे हम बोलते हैं, ये तंत्र का पूरक है। तंत्र इसके बिना अधूरा है। तो सर, मतलब आपके कहने का मतलब है कि तंत्र की जो फाउंडेशन है वो ही ध्यान है, तंत्र ध्यान के बिना अधूरा है। तो सर ये दोनों मतलब कनेक्टेड कैसे हैं फिर एक दूसरे से? तंत्र की जब हम बात करते हैं, तंत्र में होती है क्रियाकलाप, जैसे कि माला उठाकर साधना करना, मंत्र जाप करना। वहीं दूसरी जगह जब आप किसी गुरु से सुनते हैं कि आपको इस मंत्र का एक माला जाप करना है, एक माला जाप करते समय आपका ध्यान कितना लग रहा है अच्छा। उस मंत्र जाप में, ये सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। अच्छा। तो ये तंत्र और मेडिटेशन या ध्यान अलग नहीं है, ये एक दूसरे में समाहित हैं। अच्छा। हम इनको अलग अलग नाम यदि देते हैं तो ये गलत। हाँ, ये भाग हो सकते हैं पर ये अलग नहीं है। अच्छा। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तंत्र में तो इन दोनों चीज़ों को लेकर आपको चलना है। यदि आप केवल ध्यान में और मेडिटेशन ही कर रहे हैं, तब आपको किसी भी प्रकार की तांत्रिक या तंत्र गतिविधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर, कहते हैं कि जैसे मेडिटेशन करने के बाद में इंसान के अंदर एक अवेयरनेस आती है, तो अगर बिना अवेयरनेस के या बिना मेडिटेशन के कोई इंसान तंत्र करता है तो वो क्या सिर्फ एक रिचुअल माना जाता है? हाँ, बस वो अपना समय खराब कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। ध्यान के बिना साधना मार्ग एकदम अधूरा है। अच्छा। उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी साधक हो, वो किसी स्तर पर पहुंच नहीं सकता। बस वो एक
खोखले ज्ञान को लेकर आगे बढ़ता रहेगा, उसका समय बर्बाद होगा, उसकी धन हानि होगी, उसकी मन हानि होगी, हर तरफ से उसकी हानि है। ध्यान बहुत छोटी चीज़ है, इतना कठिन उसमें कोई परिश्रम, जब बात आती है कि आपको ध्यान करना है, लोग डर जाते हैं, अरे घंटों बैठना पड़ेगा, उनमें डर भय पैदा हो जाता है, अब क्या होगा, आंख बंद कर ली कुछ दिख ना जाए, या फिर मुझे कुछ सुनाई देने लगा। ऐसी नाना प्रकार की भ्रांतियाँ लोगों में फैली हुई हैं। जी। हमारी मानसिकता उस प्रकार की बन जाती है, जो नए साधक होते हैं इसलिए वो ध्यान से पीछा छुड़ाते हैं। इसीलिए आज के समय में हम देख रहे हैं कि लोग तंत्र क्रियाकलापों की ओर ज़्यादा झुकाव है उनका, जी सर। है ना। मेडिटेशन ध्यान करने से वो बच रहे हैं, हम्म। क्योंकि वो मेहनत है नहीं, बस उन्होंने ऐसी मानसिकता बना ली कि उसके लिए बहुत तपना पड़ेगा। तो क्यों ना हम छोटा सा एक नारियल या नींबू काट कर वो चीज़ कर लें। हाँ, वो ज़्यादा इजी लगता है। ईजी लगता है, लोग बचना चाहते हैं, हालांकि सत्यता ठीक इसके विपरीत है। अच्छा। जितना परिश्रम आपको क्रियाकलापों में करना पड़ता है, उसका 10% मैं मानता हूँ कि यदि आप ध्यान करते हैं, ध्यान के द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वही सब कुछ जो आप क्रियाकलापों से प्राप्त करेंगे, क्रियाकलापों से आप 100% अपना मेहनताना देकर यदि प्राप्त कर रहे हैं, तो वही मेहनताना अगर आप ध्यान में देंगे तो 10% देकर आप वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। समय अवधि थोड़ी बढ़ सकती है, ये हम मान सकते हैं, पर संतुष्टि और उसकी पूर्णता, इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल जाएगा अच्छा। यदि हम ध्यान मार्ग पे आते हैं तो सर, अगर कोई इंसान जैसे बिना मेडिटेशन के तंत्र करता है, तंत्र प्रैक्टिसेस में जैसे जाता है, तो उसको जो भी लाभ मिलते हैं वो पूर्ण तरीके से नहीं मिलते जो उसे चाहिए, मतलब जिसके लिए वो कर रहा है वो तंत्र, तो वो उसे पूरे लाभ नहीं मिलते। हाँ, उसको पूरे लाभ नहीं मिल सकते, वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। अच्छा। इस प्रकार के साधक कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं यदि वो एकाग्र नहीं है, ध्यान को उन्होंने अपने अंदर जागृत नहीं किया, या फिर उससे वो हमेशा बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, जो बस केवल और केवल क्रियाओं के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे लोग आध्यात्मिक गति इनकी रुक जाती है। अच्छा। ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कई साधक ऐसे होते हैं कि वो क्रियाकलाप कर रहे हैं, पर जाने अनजाने वो ध्यान को भी लेकर चलते हैं। कई ज़रूरी नहीं है कि आप तभी ध्यान कर रहे हैं जब आप विशेष एक समय निकाल कर ध्यान के लिए बैठोगे जी। ध्यान करने का अर्थ वो नहीं है। कई साधक ऐसे हैं, हमसे भी जुड़े ऐसे कई साधक हैं जो क्रियाकलाप करते हैं, पर जाने अनजाने वो ध्यान की गतिविधियों में भी लिप्त हैं, बस उन्हें पता नहीं होता। ऐसे साधक सफल हो जाते हैं। अब यदि आप ऐसे साधकों से पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं, ध्यान इतनी आवश्यक चीज़ नहीं है, जी, पर जाने अनजाने वो कर रहे हैं, उसमें लिप्त हैं पूर्ण रूप से, तभी वो सफल हैं, क्योंकि ध्यान के बिना सफलता असंभव है। तो सर, जैसे स्पिरिचुअलिटी के लिए लोगों को लगता है कि जैसे 10 मिनट मेडिटेशन कर ली तो वो काफ़ी है, तो आपको क्या लगता है कि स्पिरिचुअलिटी की पीक पर पहुंचना 10 मिनट की मेडिटेशन से हो जाता है? केवल 10 मिनट मेडिटेशन कर लेना सारे जीवन भर, ये नहीं। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं, पहले चरण पर हैं, तो मैं कहता हूँ 1 मिनट भी काफ़ी है। अच्छा। आप शुरुआत कर रहे हैं ये मायने रखता है, आपको मिल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। ये मेरा दृष्टिकोण है। आप बस करने पर ध्यान दो, क्या मिलेगा, कितने मिनट बैठना है। अच्छी बात है यदि आप कोई मूवी 3 घंटे बैठकर देख पाते हैं, और यदि 30 मिनट आप अपने अंदर चल रही मूवीज़ को देखेंगे तो ये बेहतर है। जी सर, लेकिन वो फल की चिंता पहले करने लग जाते हैं कि हमें मिलेगा क्या उससे। ध्यान हमारे अंदर की चीज़ों को छोड़ने के लिए है, ना कि कुछ पाने के लिए। क्योंकि ये बहुत कड़वा सत्य है कि मनुष्य जो कुछ भी ढूंढता है, खोजता है, यदि आप ईश्वर को ढूंढ रहे हैं वो भी आपके अंदर है, यदि आप शांति ढूंढ रहे हैं वो भी आपके अंदर है। आप सारे सुख, भौतिक सुख हो, कोई सा भी सुख हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपके अंदर ही विराजमान है। सारे दुख भी आपके अंदर है, दुनिया का सारा दाल मदार आपके अंदर है। तो ध्यान आपको अपने अंदर दर्शन करवाता है। अच्छा। जैसा कि मैंने कहा कि सब कुछ आपके अंदर है। जब आप सब कुछ अंदर जो भी है आपके, उसको देख लेते हैं, तब आप एक छटन प्रक्रिया में भाग ले लेते हैं। आपको पता होता है कि मुझे अपने जीवन में किन चीज़ों को रखना है और अपने अंदर से किन चीज़ों को हटा देना है।
जैसे कि हम मान लें कुछ बुरी आदतें, बैड हैबिट्स, या फिर जाने कई बार होता है कि हमें ये चीज़ ठीक लगती है पर वो चीज़ ठीक होती नहीं, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण खुला नहीं होता, हम उस देख नहीं तरीके का पाते नहीं हैं, होता, बिल्कुल। हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते क्योंकि कभी हम अपने अंदर उतरे नहीं होते हैं। जी सर। अपने अंदर उतर कर जब हम सारी चीज़ों का साक्षात्कार कर लेते हैं, हमारा जीवन बहुत ही सुलभ और सुगम हो जाता है, क्योंकि हम छठन प्रक्रिया में भाग ले चुके होते हैं। तो सर तंत्र जब करते हैं तो ये मेडिटेशन हेल्प किस तरीके से करती है? मतलब एक इंसान को उसके कॉन्शियसनेस को बढ़ा देती है या उसकी एनर्जी में कोई इंक्रीमेंट हो जाता है? देखिए, तंत्र बहुत ही रोचक विषय है। हम्म। तंत्र दावे करता है, योगी ये दावे करते हैं, बड़े बड़े तांत्रिक ये दावे करते हैं कि तंत्र आपको सब कुछ दे सकता है, जो कि सत्य है। तंत्र सब कुछ दे देता है। तंत्र से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। जी। तंत्र से प्रकृति के नियमों में बदलाव भी किए जा सकते हैं, उनको सुधारा भी जा सकता है। तंत्र से सब कुछ संभव है। सबसे पहले कोई भी साधक, यदि मान लीजिए कोई नया व्यक्ति तंत्र क्षेत्र में रुचि रख रहा है, या फिर अब वो तंत्र को सीखना चाहता है या तंत्र से कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसे ये तो पता होता है कि तंत्र सब कुछ दे सकता है, पर वो ये नहीं जानता है कि मुझे क्या मिलेगा। अच्छा। और कई बार कुछ ऐसे साधक होते हैं कि उनके लिए चीज़ें कुछ दूसरी बनी हुई हैं और वो किसी दूसरी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, जो चीज़ उनके लिए ठीक नहीं है आगे भविष्य में जाकर। अच्छा। आप उसको कोई शक्ति कह लीजिए, हम्म। किसी भी प्रकार का बदलाव कह लीजिए। यदि आपको जानना है आपके लिए क्या सुलभ है, क्या ठीक है, सबसे पहले आपको अपने अंदर उतरना होगा। उतरने का सबसे अच्छा साधन है ध्यान। हम्म। तो जब आप अपने अंदर उतर जाते हैं, आपको पता चल जाता है आपकी प्रवृत्ति क्या है, अच्छा। आपके लिए कौन सी चीज़ लाभदायक है और कौन सी चीज़ नुकसानदायक है। लाभदायक जो चीज़ होगी, फिर आप जब आपका दर्शन क्लियर होगा, जब आप स्पष्ट रूप से सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप लाभकारी चीज़ों के पीछे भागेंगे, बिल्कुल। या फिर लाभकारी कोई भी विषय वस्तु ही आपका केंद्र बन जाएगा। तो सर जैसे तंत्र लोग सीखते हैं उसमें कई सारी शक्तियों को सिद्ध करते हैं, तो मेडिटेशन से उन शक्तियों को सिद्ध करने में आसानी मिलती है या सिर्फ उनसे एक कनेक्शन बन पाता है? ध्यान से यदि आप सिद्धि प्राप्त करते हैं तो ये साधना मार्ग तंत्र मार्ग से करने से बहुत बेहतर है। अच्छा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब कुछ हमारे अंदर विराजमान है, सब कुछ हमारे अंदर विद्यमान है। तंत्र की अनेकों शक्तियाँ, योगियों ने कई शक्तियों की रचनाएं की, कई देवियों की रचनाएं की, कई देवों की रचनाएं की। वो रचना उन्होंने कहाँ से की, वो देवियाँ कहाँ से प्रकट हुई? हमारे शरीर से। अच्छा। है ना? जैसे कि आप सुनते हैं 64 योगनियाँ। तो 64 योगनियाँ क्या है? जब आप योग विद्या से जाएंगे तो आप पाएंगे 64 जोड़, आपके शरीर के 64 जोड़ों पर एक एक योनि विराजमान होती है। अच्छा। उस शक्ति को योगनी कहा जाता है। इसी प्रकार 84 लाख योनियाँ मानी जाती हैं। 84 लाख योनियाँ गाय के शरीर पर विराजमान है, मतलब वो ऊर्जा उसके शरीर में विराजमान होती है, इसलिए उसको एक भगवान का दर्जा सनातन धर्म में दिया जाता है। गाय पूजनीय है। जी सर। उसी प्रकार मनुष्य की देह भी है। सारी शक्तियों के बिंदु केंद्र हमारे शरीर पर विराजमान है। हम ध्यान के माध्यम से उस बिंदु तक पहुंचते हैं, वहां से उस ऊर्जा को एक साकार रूप देते हैं। तंत्र साधनाओं में क्या होता है, हम माला घुमाते हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, सामग्रियों से कुछ क्रियाकलाप कर रहे हैं, ये बाहरी क्रियाकलाप है। ध्यान आंतरिक क्रियाकलाप, बिल्कुल। दोनों पहुंचेंगे एक ही जगह। आपको बाहरी रूप से जाना है आंतरिक रूप से, ये फैसला आपके ऊपर है। आंतरिक रूप से जाना सबसे सुलभ है, सबसे शांत है और बड़ा आनंददायक है। थोड़ा सा समय हो सकता है बढ़ जाए, पर मैं इसको सबसे सुलभ मानता हूँ। तो सर तंत्र सीखने के लिए पहले मेडिटेशन सीखना ज़रूरी है या फिर दोनों चीज़ें पैरेलल चल सकती हैं? मेडिटेशन सीखना नहीं होता। मेडिटेशन कोई ऐसे दुर्लभ प्रक्रिया नहीं है जिसे करने में हम आज डरते हैं। आज लोग, कई गुरु डराते हैं कि आप बस ऐसे ही ध्यान नहीं कर सकते, आपकी ऊर्जाएं बिगड़ जाएंगी, आपके चक्र बिगड़ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेडिटेशन सिर्फ और सिर्फ आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। अच्छा। सांस लेना और सांस छोड़ना, यही मेडिटेशन है, यही जीवन दर्शन है। आप केवल उस पर ध्यान दो, आगे के सारे दर्शन आपको स्वयं होते रहेंगे,
आप सभी कुछ अनुभव करते रहेंगे। सर, तंत्र में जब हम बात करते हैं तो एनर्जी एक्टिवेशन का एक टर्म आती है, तो मेडिटेशन के थ्रू हम उस एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं या फिर जस्ट एक मेडिटेशन एक प्रोसेस ही मानी गई है? मेडिटेशन एक प्रोसेस है जिसके कई चरण होते हैं, काफ़ी स्टेज होते हैं उसके। प्रथम चरण से जब हम शुरुआत करते हैं तब अनेकों अनुभवों के साथ ये तय किया जा सकता है कि हम अब और किस स्तर पर पहुँचेंगे, अगले स्तर पर। ये काम गुरु करते हैं बताने का, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास एक बेहतर गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए। एक अच्छे गुरु के सानिध्य में यदि आप इन चीज़ों को करते हैं तो बेशक आप एक उच्च स्तर पर पहुँचेंगे। अच्छा। सभी के मानने की, समझने की प्रक्रिया और भाव अलग अलग होते हैं, सभी की प्रवृत्तियाँ अलग अलग हैं। किसी भी एक व्याख्या को कभी भी हम परिपूर्ण नहीं मान सकते और ना ही आज तक माना गया है। अच्छा, तो सर जब आपने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी थी तो आपने अनुभव कब किया था कि मेडिटेशन और तंत्र में भी कोई कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन हो सकता है ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि मैंने कभी इन दोनों को अलग समझा नहीं। तो जब आपने शुरुआत की थी तब से ही ये चीज़ें आपके साथ हैं? हाँ, मैं शुरुआत से इन चीज़ों में देखता हुआ आया, समझता हुआ आया। शायद मुझे सही समय पर या फिर शुरुआती समय में सही ज्ञान मिल गया। अच्छा। मेरे गुरुओं की कृपा है और ये महाकाल का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। और शुरुआती समय में शायद मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे लिए लाभदायक रही मेरी इस यात्रा में। सर, आप बार बार इस बात पे जोर डाल रहे हैं कि मेडिटेशन के थ्रू इंसान अपनी इनर सेल्फ को जान सकता है, तो ध्यान के थ्रू इंसान जो अपनी एनर्जीज, सप्रेस्ड एनर्जीज हैं, उनको भी एक्टिवेट कर सकता है या उनको जान सकता है? बिल्कुल, हमारे अंदर असीमित क्षमताएं हैं। हर मनुष्य के अंदर एक असीमित क्षमता होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ध्यान कर लेना, खुद से आत्ममिलन करना होता जी है, जी। अंदर झांक लेना। हम अपने अंदर की सभी चीज़ों के साथ घुल जाते हैं, उन्हें देख लेते हैं, उन्हें महसूस कर लेते हैं। हम स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं कि हमारे अंदर क्या खूबी है। उस खूबी को हमें निखारना कैसे है, उस खूबी को हमें बाहर लाना कैसे है, उस शक्ति को हमें जागृत अवस्था में कैसे लाना है, ये भी हम समझ जाते हैं। अच्छा। जब ये चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है आपका जीवन सुखमय होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें फिर आपके अनुसार चलने लगती हैं। अच्छा। जब आपको पता हो कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या है, तो चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। 99% समस्याएं वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा। आपको पता है कि कोई मुझे अशब्द कहेगा, मुझे बुरा लगेगा और शायद मैं रो सकता हूँ। हाँ। तो आप ऐसी बहस से बचेंगे कि जहाँ पर आपको अशब्द सुनने को मिले। सही बात है। या फिर आप ऐसे काम करने से बचेंगे कि आपको कोई अशब्द कहे। यदि आपको पता है कि मुझे अंधकार से डर लगता है और यदि अंधकार में मैं कहीं अकेला फंस गया या फंस गई तो मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, आप ऐसी जगह जाने से बचेंगे। बिल्कुल। ये भय पाल लेना नहीं है, ये खुद को जान लेना होता है। हर बिल्कुल चीज़ को सही हम है। डर भय नहीं कह सकते कि आपको बस किसी चीज़ से परेशानी, आप हमेशा उससे बच कर रहेंगे। एक देखने का तरीका ये भी रखिए कि आपके लिए क्या लाभदायक है या क्या चीज़ आपको संतुष्टि दे सकती है, सुकून दे सकती है, सुख दे सकती है या शांति दे सकती है। अच्छा। हम पाएंगे कि मेरे साथ ये बड़ा ही अजीब आपको सुनने में लगेगा, लोगों को पहाड़ों पर और जंगलों में जाके बड़ा सुकून मिलता है। मेरे साथ हमेशा से उल्टा रहा है। अच्छा। बचपन में मैं जब अपनी यात्रा पर था, क्योंकि तंत्र विद्या या ध्यान विद्या सीखने के लिए हमारे भारत देश में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है और ना ही ये लीगल रूप से मान्य है। जी सर। तो काफ़ी भटकना होता था। अधिकांश आश्रम, मठ वगैरह सारे जंगलों में, पहाड़ों पर होते थे और जब भी मैं एकांत जंगल, वन में या किसी पहाड़ पर जाता था मुझे घुटन होने लगती थी। अच्छा। ये मेरा मानना कभी नहीं रहा कि वहाँ आप जाओगे तो वहाँ पर आपकी आध्यात्मिक उन्नति या गति तेज़ हो जाएगी या फिर एक अच्छा आप स्तर आयाम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं। सर, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मेडिटेशन जब करते हैं तो एकांत में करनी चाहिए या मेडिटेशन से आपको एकांत महसूस वो होता है? डरते हैं। अच्छा। वो खुद का सामना नहीं करना चाहते। अच्छा। बहुत सीधी सी बात है, आप अपने घर में रहें, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं और सारे दिन के सारे क्रियाकलाप करने के बाद जब आप रात को
ध्यान करने बैठेंगे तो सारे दिन आपने जो भी क्रियाकलाप करे हैं, आंख बंद करते ही वो सब आपके सामने चलना दिखना शुरू हो जाएंगे। अब यदि आपको वो नहीं देखना है, जाहिर सी बात है आप उससे डर रहे हैं, आप उसका सामना क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप हमेशा ये क्यों बोलते हैं कि बस भाग जाओ पहाड़ पर? क्योंकि पहाड़ में आप सारे दिन कुछ नहीं करने वाले हो। जंगली जानवर देखोगे, ठंडी हवा खाओगे, वहाँ ना कोई बात करने वाला, क्योंकि दुनियादारी से आप दूर हो। तो जब आप ध्यान करने बैठोगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपने कोई क्रियाकलाप तो की नहीं। अच्छा, तो सर मेडिटेशन के थ्रू हम मतलब इनर सेल्फ से तो कनेक्ट होते ही हैं, आउटर सेल्फ से भी हमें कनेक्शन एक महसूस होने लगता है? बिल्कुल, क्योंकि आप एक सामाजिक प्राणी हैं। मनुष्य इसलिए नहीं बनाया गया है कि बस एकांत में चले जाओ। यदि ऐसा होता तो आज हम सभी को चूहे की तरह बिल खोद कर घुस जाना था सही बात जमीनों है। में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर समाज दर्शन करना, आंतरिक दर्शन करना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। अच्छा। तो सभी को इस दृष्टि से, सोच से आगे बढ़ना चाहिए। हम्म। इस प्रकार की सोच से ही लोग आज तक आगे बढ़ते आए हैं। बहुत से तपस्वी ऐसे प्रकट हुए, अवतरित हुए, जिन्होंने इस प्रकार की सोच को आगे बढ़ा, जिसके कारण ही आज मनुष्य सभ्यता इतनी आगे है। सर, लोग जैसे बोलते हैं कि मेडिटेशन करना एक 10 मिनट 15 मिनट आप एक किसी साइलेंट वाली जगह में बैठ जाओ तो उसको मेडिटेशन लोग बोलते हैं। आपके अकॉर्डिंग मेडिटेशन का फिर रियल मीनिंग क्या है? यदि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो एक बहुत शोर शराबे वाली जगह में जाकर बैठ जाओ। अच्छा। आप आंखें बंद करो और महसूस करो कि आप कितना शोर शराबा सुन पा रहे हो। अच्छा। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि बस कुछ सुनाई ना दे, साइलेंस हो जाए या डार्कनेस। ध्यान का मतलब ये नहीं। ध्यान का मतलब होता है आप कितना फोकस कर पा रहे हो। यदि आप किसी शोर शराबे वाली जगह पर ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं और आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है कि पीछे एक बच्चा रो रहा है, वहाँ पर दो औरतें बात कर रही हैं, वहाँ पर गाड़ी की आवाज़ आ रही, वहाँ पर गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, हवा की आवाज़ सुनाई दे रही है, तब आप एक सही पथ पर हैं। अच्छा। आप उस रूप में भी ध्यान ही कर रहे हैं। मतलब सारी चीज़ों को इंडिविजुअली एक्सपीरियंस करना भी मेडिटेशन है? यही मेडिटेशन है, यही तो एकाग्रता है। आप फोकस्ड हो जाते हैं, पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाते हैं। जब कुछ है ही नहीं उस पर कहाँ फोकस होगा? सही बात है। आप अपने अंदर भी तब मिल सकते हो जब आप एक सामाजिक प्राणी हो। यदि आप जंगल किसी गुफा में रहने लग जाओगे, 2 साल बाद आप नहीं रहोगे, आप खाली हो चुके होगे। आप कैसे मिल पाओगे अपने से? सही बात है। जब आप कुछ बचे ही नहीं हो तो अब मिलोगे कैसे? अब सवाल उठता है कि मिलना क्यों है, और खाली ही तो होना है, ख़त्म ही तो होना है। तो फिर आप मेडिटेशन भी ना करें, कुछ ना करें, एक समय आएगा जब आप समाप्त हो जाएंगे। सर, जब मेडिटेशन के लिए इंसान बैठता है तो उसे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं, अपने अंदर की वाइब्रेशन, सेंसेशंस। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंसान के सिर्फ एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है या सच में ऐसा कुछ एनर्जीज होती हैं जो उस टाइम पे इंसान के अंदर चल रही होती है? यदि कोई व्यक्ति ध्यान करता है और ऐसे विरले अनुभव प्राप्त करता है तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके पास एक योग्य गुरु होना चाहिए, एक योग्य गुरु का उनके पास सानिध्य होना चाहिए, जिससे वो इन चीज़ों को समझ पाए बेहतर तरीके से कि वो केवल एक छलावा है या फिर वो वास्तविकता है। अच्छा। कई अनेकों साधकों के साथ ऐसा होता है कि जो दिख रहा है, हम ये किसी भी पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते केवल सुनकर अनुभव के आधार पर कि वो छलावा था या फिर वास्तविकता। अच्छा। एक गुरु पहचान करके साधक की प्रवृत्ति को, उसके भावों को देखकर पता कर सकता है कि वो छलावा था या वास्तविकता थी। अलग अलग साधकों के साथ अलग अलग संभावनाएं हो सकती हैं। अच्छा। कई लोगों के साथ ये वास्तविकता होती है, कई लोगों के साथ छलावा, कई लोगों के साथ बस उनके दिमाग की उपज। अच्छा, ऐसा भी होता है लोगों के साथ? बिल्कुल होता है। और यही एकदम साफ दृष्टि रखने के लिए आपको एकाग्र होना सीखना चाहिए। अच्छा। ये जो अभी आपने प्रश्न किया, ये ध्यान का नेक्स्ट स्टेज है या दूसरा चरण है, जब हम अपने अंदर झांकना सीख जाते हैं। अपने अंदर झांकने से पहले यदि आप एकाग्र होना ठीक से सीख गए, आप खुद ही पहचान कर लेंगे कि वो एक छलावा है या वास्तविकता। और जब साधक एक अच्छी दृष्टि प्राप्त कर लेता है, एकाग्रता प्राप्त कर लेता है, तब वो छलावे को देखते ही पहचान जाता है बस। और वो सिर्फ उसके लिए एक क्षण भंगुर होता है, एक क्षण के लिए आया और वो चला गया। उसके बाद जितने भी अनुभव होते हैं वो सारे वास्तविक होते हैं। तो शक्तियाँ भी होती हैं, बहुत सी शक्तियाँ आकर उनसे संपर्क करती हैं ध्यान के माध्यम से। ध्यान में जाने के बाद हमारे पास अनेक आयाम खुल जाते हैं।
जैसा कि हम सुनते हैं कि 84 लाख योनियाँ, जिसमें से कई लाख योनियाँ अशरीरी हैं, जिनके पास शरीर नहीं होता, या फिर उनके पास वायु का तत्व है, या फिर केवल आकाश तत्व है जिससे उनका शरीर बना हुआ है, पंच तत्व का शरीर नहीं। हम ऐसे तत्वों से, क्योंकि हमें अपने शरीर में देखना होता है कौन सा तत्व ज़्यादा जागृत है, उस तत्व की योनि से हमारा कहीं ना कहीं संबंध जुड़ना शुरू हो जाता है। उस प्रकार की शक्तियाँ हमसे जुड़ना शुरू हो जाती हैं, उस प्रकार के अनुभव हमें होना शुरू हो जाते हैं, उस प्रकार के हमारे जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। यदि उदाहरण के लिए मैं बोलूँ कि मेरा पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व की जितनी शक्तियाँ होंगी, जितनी योनियाँ होंगी, या जो भी शक्तियाँ होंगी, वो सारी मुझसे स्वतः आके जुड़ेंगी यदि मैं उनसे मिलने का मार्ग खोलता हूँ। यदि मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ तो वहाँ से शक्तियाँ भी आगे बढ़ती हैं। ध्यान में ये चीज़ें होना सामान्य है। अच्छा। इसी के आधार पर जब कोई साधक साधना करता है, वो अपने अनुभव बता सकता है, या वो कर पाता है अनुभव, क्योंकि उससे उस प्रकार की शक्तियाँ आके मिलती हैं। अच्छा। या फिर वो उन्हें देख पाता है, महसूस कर पाता है। तो सर कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ आपने खुद ने महसूस किया हो, या आपका कोई साधक ऐसा हो जिसने ये फील किया हो कि विदाउट मेडिटेशन के अगर उसने कोई तंत्र साधना की है तो उसको अलग एक्सपीरियंस हुए हों, और उसने मेडिटेशन के साथ अगर तंत्र साधना की है तो उसको कोई अलग एक्सपीरियंस हुए हों? काफ़ी पुरानी बात है। मैं किसी से मिलने उनके आश्रम गया हुआ था, जो कि मेरे गुरु भाई हैं, अच्छा। परिचित है मेरे। उनका एक नया शिष्य था, जो कि एक कारोबारी का इकलौता बेटा था। तंत्र साधनाओं में बड़ी रुचि थी उसे, शक्तियाँ प्राप्त करनी थी। उनकी एक इंडस्ट्रियल धाक थी, उनकी एक पहचान थी उनके शहर में। अच्छा। पैसा बहुत था। पैसे के बल पर उन्होंने जो मेरे परिचित थे उनसे किसी शक्ति की मांग की, साधना की मांग की। इससे पहले उन्होंने कोई प्रयास कोई मेडिटेशन कुछ भी नहीं किया हुआ था, ना ही उन्हें कोई अनुभव थे कि अब होने क्या वाला है। बस उन्होंने एक चीज सुन रखी थी, ये शक्ति को बुलाते हैं, वो आती है और काम करती है, कान में आके बोलने लग जाती है। अच्छा। वो तुमसे शादी कर लेती है। ये दंत कथा जो कि काफी प्रचलित है, कर्ण पिशाचनी, काफी प्रचलित है। आप जब साधना करेंगे वो आएगी, वो शादी कर लेगी आपसे, तो आपको सब कुछ बताती है, भूत भविष्य वर्तमान। बस इस अवधारणा को लेकर ही वो हमारे परिचित को पैसे के बलबूते देकर, साधना विधान लेकर उसके सानिध्य में साधना कर रहे थे। अच्छा। जो कि 3 महीने की उनकी साधना थी। अधिकांश रूप से ऐसा होता है कि यदि कोई शक्ति, यदि किसी भी प्रकार का ऊर्जा का प्रवाह है, मुझे महसूस हो जाता है, या फिर किसी भी आध्यात्मिक गुरु को या आध्यात्मिक व्यक्ति को जो एक अच्छे खासे स्तर पर है, उसे महसूस हो जाता है, वो महसूस कर सकते हैं। वहाँ पर मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था, परंतु वो जो साधक थे, जो साधना कर रहे थे, उनकी लगभग साधना पूरी होने वाली थी, उनको वो दूर खड़ी हुई दिखती थी। अच्छा। कि बस वो पास आती नहीं है। ये तकरीबन मैंने 2 दिन तक सुना। तीसरे दिन बात ये हुई कि चलो देखते हैं क्यों नहीं आती शक्ति। जिस स्थान पर वो एक आश्रम के उनके पीछे खुला हुआ सा मैदान था, वहाँ साधना करते थे, क्योंकि वो बहुत शहरी क्षेत्र से दूर था। जहाँ वो साधना करते थे, जहाँ वो दृष्टि रखते थे अपनी, जिस दिशा में उनका मुख हुआ करता था, वहाँ पर एक बबूल का पेड़ था। हवाओं से कुछ कपड़े या बड़ा सा कचरा पेड़ों में उलझ जाता है। अच्छा। वो होता था। होता क्या था, जब ये साधना का दीप जलाते थे, अष्टमुखी दीपक जलता था, रोशनी बड़ी भयानक होती थी, हवन के लिए आग जलती थी, तकरीबन 3 घंटे उनका जाप चलता था। सारी क्रिया विधान प्रक्रिया होते 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 हवन भी शांत हो जाता था, दीप बुझ जाता था, अंधकार हो जाता था। जो कचरा उस पेड़ पर लगा होता था, फिर उनको वो एक स्त्री की आकृति में दिखता था। मतलब वो आता नहीं था प्रॉपर तरीके से। जब वो साधना पर बैठते थे, जब वो रोशनी प्रज्वलित करते थे, हवन कुंड जलाते थे, उनका दीपक जलाते थे, रोशनी की वजह से वो वहाँ नहीं देख पाते थे कि वहाँ पर क्या है। जब अंधकार हो जाता था तो मध्यम रोशनी में और 3 घंटे आंख बंद जाप करने के बाद जब वो खोलते थे तो उनको एक पारदर्शी आकृति दिखाई देती थी, जो कि कचरे पर लटका हुआ कचरा था। अच्छा। और वो 2 महीने से उसको शक्ति ही मान रहे थे कि वही शक्ति है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने यही सुना है ना, शक्ति आती है। तो मतलब ये होता है जब इंसान बिना मेडिटेशन के तंत्र साधना करने लगता है। यदि वो पहले से थोड़े प्रयासरत होते
उन्होंने ध्यान किया होता, या थोड़े से वो अवेयर खुद को होते। हाँ, तो वो समझ सकते थे उन चीज़ों बिल्कुल को, सर। जो कि मैंने पहले दिन जाकर ही देखा। तो सर तंत्र में जैसे मेडिटेशन की हम बात करें तो तंत्र मेडिटेशन का गोल सिर्फ सिद्धियों को पाना होता है या फिर सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है? तंत्र का अर्थ है व्यवस्था, अच्छा। व्यवस्था को समझ लेना। जब हम तंत्र को समझ लेते हैं, तंत्र को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, तंत्र को जब हम अपने अंदर जागृत कर लेते हैं, हम सारी व्यवस्थाओं को समझ जाते हैं। हमारी शारीरिक व्यवस्थाएं, हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं, आध्यात्मिक व्यवस्थाएं, देव देवी व्यवस्थाएं, प्रकृति की नियमावली की व्यवस्थाएं, हर एक व्यवस्था को हम समझ जाते हैं। जब हमें सारी व्यवस्थाएं पता होती हैं, तब हम अपने जीवन का लक्ष्य साफ रूप से देख सकते हैं, या फिर उस पर पहुंचने के लिए हम प्रयासरत हो जाते हैं। जितना साफ दर्शन होगा, उतनी ज़्यादा गति, उतनी ज़्यादा सफलता, उतने ही उच्च स्तर पर हम पहुंच पाएंगे। सर जैसे अब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो आपने कहा भी था कि लोग मेडिटेशन से डरते हैं, तो अब ये जो लोग डरते हैं यहाँ पे मतलब उनके अंदर की सेल्फ उनको दिख जाएगी इस वजह से डरते हैं, या और भी कोई रीज़न यहाँ पे होता है? सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो खुद से मिलना नहीं चाहते। वो अपने अंदर की नकारात्मकता से डरते हैं। आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि मेरा गुस्सा बहुत बेकार है, तो ये कोई दंभ भरने वाली बात नहीं है, यही असली डर है। वो डर है क्योंकि वो डरते हैं कि मेरा गुस्सा बड़ा बेकार है, कहीं मुझे गुस्सा ना आ जाए। सर लोग क्योंकि मेडिटेशन स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो शायद इसके पीछे यही रीज़न होता है कि उनको सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी फिर। बिल्कुल, क्योंकि उनका अवचेतन मन ये स्वीकारना नहीं चाहता कि वो खुद को स्वीकार करे। हमें नहीं पता होता कि हम अंदर से क्या है, परंतु हमारा मन और हमारी आंतरिक आत्मा जानती है कि वो क्या है। शायद कभी कभी वो भी रोकते हैं कि पारदर्शिता ना आ जाए, कहीं मेरा काला चिट्ठा ना खुल जाए। सही बात है। यदि एक सामान्य व्यक्ति को आप एक शीशे के सामने खड़ा कर दें और उसे आप बोलें 10 मिनट तक कि बस अपनी आँखों में, अपनी परछाई में, अपने प्रतिबिंब में आंखें डालकर बस देखो और महसूस करो कि तुम क्या हो, नज़रें मिलाओ, और आप एक ध्यानी से करवा कर ये प्रक्रिया देखें, दोनों के अनुभव, दोनों के हाव भाव, सब कुछ बदल जाएगा। जो जागृत नहीं है, जिसे कुछ नहीं पता, वो आसानी से ये चीज़ कर लेगा। वही कोई आध्यात्मिक व्यक्ति जो खुद से मिल चुका या फिर मिलने वाला या फिर उस पथ पर अब वो चल पड़ा है, आप देखेंगे या तो उसने रोना शुरू कर दिया, या आप देखेंगे कि वो अपने से नज़रें नहीं मिला पा रहा है। अच्छा, इतना चेंज आता है? या आप देखेंगे वो चीखने लग गया, या फिर आप देखेंगे कि उसके चेहरे पर मायूसी आ चुकी है, एक अजीब सा दर्द आ चुका है। अच्छा। या किसी में आप देखेंगे कि वो बहुत उत्साहित हो चुका है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है, वो आत्मविश्वास से भर चुका है। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हम क्या है। जब आप वो क्रिया कर रहे होते हैं, तब आपका ही प्रतिबिंब आपको बताता है कि आप क्या हैं। तो जैसे इंसान अंदर से होता है और वो अपने आप को जान लेता है, वैसा ही फिर वो बाहर से दिखने लग जाता है, जैसे आप बात कर रहे हो अभी। दिखने लग जाता है, महसूस, मानने के लिए जी बाधक हो जाता है वो, कि अब मानना पड़ा है क्योंकि अब हम सामने हैं। सर तंत्र में तो जैसे हमने पहले भी बात की थी और सुना भी है लोगों से कि गुरु की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और आपने भी अभी काफ़ी बताया, लेकिन सर मेडिटेशन में भी क्या कोई गुरु की ज़रूरत होती है, या इंसान अपने स्तर पर ही स्टार्ट कर सकता है इसे? आपको गुरु की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि यदि कभी किसी भी प्रकार का आपको ऐसा अनुभव होता है जिसे आप समझ नहीं पाते हैं, उसको क्लियर कौन करेगा, कौन समझेगा उस चीज़ को? आपके पास कोई होना चाहिए यहाँ से आप संतुष्टि प्राप्त कर सके या फिर किसी उलझन का सुझाव प्राप्त कर सके। गुरु होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम खुद से ही अपने स्तर से किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं तो हर चीज़ के जवाबदेही आप खुद होंगे। और अक्सर हम कुछ ऐसी यादें, ऐसी स्मृतियाँ इकट्ठी कर लेते हैं जाने अनजाने, जो कि वास्तविक नहीं भी होती। अच्छा। जीवन भर हम उसको ढोते रहते हैं। खुद के स्तर पर कुछ कर लेना, किसी प्रकार की स्मृतियों को जो कि बेवजह या छलावे हैं या वास्तविक भी हैं, उनको खुद से जोड़कर रख लेना, फिर बाद में जाकर उन चीज़ों को हटाना या खुद से निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। क्योंकि जिस चीज़ को आप सालों साल या फिर एक लंबे अरसे तक अपने अंदर बैठा कर वो निकलना इतना आसान नहीं होता। तो ये हमारी आध्यात्मिक गति को और भी धीमा कर देते हैं, समय अवधि को और बढ़ा देते हैं। यही जो गलती होती है कि आपने सुना होगा साधनाओं में गलती हुई, बिना गुरु के कुछ ऐसा कर दिया कि जन्मों जन्मांतर तक आप भुगत रहे। दोष लगेगा। बहुत से गुरु बताते हैं कि मैं शायद ऐसे साधकों से मिला हूं जो
पिछले जन्म में उसने गलती की थी। अच्छा। या कई गुरु या कई साधक ये खुद स्वीकारते हैं कि पिछली बार मैंने वो गलती की थी, अब मैं उस चीज़ को सुधार रहा हूँ। या फिर कई साधक ये स्वीकारते हैं कि पिछली बार जो मैंने अधूरा छोड़ा था, अब वो उसको मैं इस जन्म में आके पूरा कर रहा हूँ। अच्छा। तो यही सबसे बड़ा कारण होता है जब हम खुद से कुछ करने लग जाते हैं, या फिर हमारे पास कोई योग्य गुरु ना हो, अच्छा। खुद के बनाए हुए माया जाल में खुद फंस जाते हैं। तो ये समय अवधि जन्मों जन्मांतर तक भी चल सकती है। सर, अब जाते जाते एक आखिरी सवाल से मैं इस पॉडकास्ट के एंड करना चाहूँगी कि जैसे लोग अभी कुछ सोच रहे होंगे मेडिटेशन करने के बारे में या जो तंत्र है उसको सीखने के बारे में, तो उनके लिए कोई ऐसे स्पेशल एडवाइस या कुछ ऐसी सीख कि वो ये सब चीज़ें सीखते टाइम गलती भी ना करें और उनकी जो भी प्रोसेस वो आगे करना चाहें वो अच्छे से हो? नए साधकों के लिए या फिर जो साधक रुके हुए हैं, जिनकी आध्यात्मिक गति रुकी हुई है, जो सुप्त हो चुके हैं, ऊर्जाएं बंद हो चुकी हैं, उन सभी साधकों को सबसे पहले एकाग्रता की ओर ध्यान लगाना चाहिए। वे अपने आने जाने वाली श्वासों की ओर देखें। एक सामान्य सा आसन, सामान्य सा मुद्रासन, सामान्य सी सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का लाग लपेट ना लगाए कोई भी साधक। अच्छा। शांति से जितने समय बैठ सकता है, जो भी कर सकता है, केवल और केवल आसपास हो रही चीज़ों को आंखें बंद करके महसूस करना शुरू करें। अच्छा। अपने शरीर में होने वाली हलचल को महसूस करें। यहाँ से आप एकाग्रता के प्रथम चरण पर कदम रखते हैं। यहाँ से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। जब आपकी ये यात्रा शुरू होगी तब आप अपने ऊर्जाओं को संतुलित करने के दूसरे चरण पर पहुँचते हैं। ये 2 चरण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपको तंत्र सीखना है या फिर अध्यात्म के किसी स्तर पर पहुँचना है या फिर आपको ध्यान के किसी स्तर पर पहुँचना है, तीनों ही चीज़ों के लिए सबसे पहले ये 2 चरण सामान्य हैं और बहुत अति महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच सर। आज मेडिटेशन और तंत्र के बीच का जो ये अनोखा कॉम्बिनेशन था कि दोनों चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसके बारे में हमने जाना और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी पर्सनली। तो अगेन थैंक यू सो मच सर। आई होप आप लोगों को भी आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा, आप लोगों को भी तंत्र और मेडिटेशन का ये अनोखा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि हम आपकी उन क्वेरीज को पूरा कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।